नमस्कार, मैं जिनीशा दीक्षित आज के इस लाइव प्रसारण में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम आए हुए हैं द्वारिका में स्थित अमृत पुष्प, जहां पर सभी रोगों का निदान आयुर्वेदिक उपचार से किया जाता है। आज के इस खास लाइव प्रसारण में हम आयुर्वेद के उपचार एवं उसके महत्व के बारे में आज हम जानेंगे। और ये जो अमृत पुष्प जो सेवा करती है लोगों की, वो जो चलाते हैं, उनका नाम है दिनेश विठलानी, जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो हम उन्हीं से जानेंगे कि आपको ये जो आइडिया है अमृत पुष्प का, आपने वो कैसे शुरू किया और क्यों शुरू किया सर? यह मैंने शुरू किया भगवान श्री राम के समय में जो रामायण रची गई महाकाव्य, उसमें एक संवाद है। भगवान राम नाखुश होकर बैठे हैं, इंद्र का प्रवेश होता है। आप क्यों नाखुश है, आपने तो महाराक्षस को मार गिराया। भगवान श्री राम बोलते हैं कि ये बंदर रीछ वगैरह है, वो मरने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए मर रहे हैं, ऐसी हालत है इनकी। तो आप तो इसके वैज्ञानिक है, तो आप कुछ करो। तब इंद्र ने अमृत सृष्टि की, ऐसा महाकाव्य में लिखा गया है। वो बादल बादल से गिरा अमृत और रेछ वगैरह पर पड़ा, वो अच्छे हो गए। वास्तव में मैंने रिसर्च कर लिया कि इंद्र जो था, उनके प्रतिस्पर्धी को ये दिखाना ही नहीं चाहता था कि ये क्या विज्ञान है। वो हमने संशोधित कर लिया। बादल पर गए इंद्र, ये बात सही है। उसके ऊपर अवसर डाला और सूर्य की शक्ति से गर्म किया। वो गर्म हो गया, उसके बाद उसको नीचे उतार दिया, ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद पड़ा रेछ वगैरह पर, तो रेछ वगैरह अच्छे हो गए। यही विज्ञान, यही औषधि में से कुछ ऐसी औषधि मुझे मिल गई है जिनका उपयोग मैं करता हूँ। बारिश के समय में पानी लेता हूँ, बारिश का बिजली गिरती, बारिश का पानी है, प्योर पोटेशियम है, प्योर ऑक्सीजन है। उसको मैं उसके अंदर मैं औषधि डालता हूँ। उसको मैं स्टोव पर गर्म करता हूँ और बाद गर्म हो जाने के बाद उसको ठंडी करता हूँ। बाद में फ्रिज में डालता हूँ, फ्रिज में से लोगों को देता हूँ, तो ऊपर से गिरा, नीचे ठंडा हो गया। इस तरह मेरी औषधि स्टोव में से बाहर निकली, ठंडी हो गई, बाद में मैंने ठंडा ठंडा लोगों को दे दिया। वही विज्ञान का बूंद जो है। ये तो रिच वगैरह पर पूरा का पूरा औषधि डाला गया था, लेकिन मैंने रावण को लंकेश को, वो फिर अपने योद्धाओं को जो वृक्ष को उपाड़ कर उठा कर गिरा देता था, वो जो बीमार पड़ते थे योद्धा उनका, तो उसको बूंद पिलाता था फूलों का। यह बूंद का रूपांतर कर लिया मैंने, इंद्र के औषधि का उपयोग किया। उसको मैंने ये समझा कि ये बूंद जो है मानव को अनुकूल पड़ेगा, इसलिए मैंने बूंद बना दिया रावण की लंकेश संहिता में से। अब लोग पीते हैं, सब बूंद पीते हैं पानी का, और कुछ नहीं। ये कोई रोग की दवा नहीं है मेरी। ये आपके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन पड़ा हुआ है, 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाली का है, ये बड़ा आतर है। उसमें से कम तो कब्ज निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ है कब्ज, होस्ट में से रेशा में है, तो कैसे निकालें? वो तो वहीं पर पड़ी रहती है। ये मेरे कि सर ने बताया कि ये लोग बहुत सारे लोगों को अपनी औषधि दे चुके हैं, तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि कैमरा टर्न करे और दिखाए कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो ये औषधि यहाँ पर लेने के लिए आते हैं इनके पास। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कितने सारे लोग जो हैं आपको इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे इस लाइव प्रसारण में, कि यहाँ पे कितने सारे लोग जो है इस औषधि को लेने के लिए बहुत दूर दूर, पता नहीं कौन कौन से गांव से यहाँ पर जो है औषधि लेने के लिए आते हैं। तो सर मैं ये भी एक जानना चाहूंगी कि यहाँ पर किन किन रोगों का जो है इलाज किया जाता है, और साथ में मैं आपसे ये भी कहूंगी कि आयुर्वेद के जो इतिहास है थोड़ा उसके ऊपर आप प्रकाश डालें सर। ये कोई दवाई नहीं है, ये बॉडी क्लीनर विज्ञान है। रोगी भी पी सकते हैं, निरोगी भी पी सकते हैं। सभी प्रकार के कैंसर चले गए हैं। एक ही थैलेसेमिया नहीं जाता हमसे, हम उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। बाकी कोई भी प्रकार का दुनिया का सबसे बड़ा तो रोग एटेक्सिया है। एटेक्सिया नामक रोग स्विट्जरलैंड तक फैल जाती है, लेकिन कोई बचता नहीं है। राजा भाई मोरबी वाले ने ये अच्छा कर दिया। हमारे सभी प्रकार के गले का कैंसर चला जाता है। अभी अभी आंख में रिजल्ट मिला है, ऑपरेशन करने के बाद आंख बिगड़ गई थी, हमने अच्छी कर दी। यहाँ पे कोई कोई है जो मतलब कैंसर का जो दर्दी हो और उनको मतलब इफेक्ट हुई हो ये दवा, तो हम मतलब हम लोग इस वक्त लाइव है हमारे फेसबुक न्यूज पर, तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे कोई पेशेंट है जिसको ये दवा का बहुत अच्छा असर हुआ है, ताकि लोगों को आपसे प्रेरणा मिले कि नहीं, आपको यहाँ की जो दवाई या जो औषधि यहाँ पे दी जाती है वो आपको लेनी चाहिए। तो इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि यहाँ पे मेरे साथ आए ताकि हम बात कर सकें। कोई है यहाँ पे जो कैंसर का पेशेंट हो जिसने मेडिसिन लिया और उनको पता हो? जी सर बताइए। મને કેન્સર હતું कौन सा कैंसर था आपको? જીભમાં। इनको जीभ का कैंसर था, और आपने कितनी बार यहाँ से औषधि ली है इस चीज के लिए? બીજી વાર दूसरी बार। और आपको कितना % इफेक्ट हुआ है इस चीज का? આ, મ-
₹25 ઉપર 30-40% હોય છે. यहाँ पे और कोई है जो कैंसर का ચાંદી નથી જતી છે. और कोई है यहाँ पे जो कैंसर का पेशेंट और जिसने यहाँ पे दवाई ली हो या कोई और जो किसी को बीमारी हो कोई और उसने यहाँ पे दवाई लिया हो के ये भी है यहाँ पे હા મારા ઘરના ને ટ્યુબર હતું ટ્યુમર એનું ઓપરેશન કરાવ્યું હતું પાછી ગાંઠ થઈ છે તે પછી આ 2 બોટલ લીધી એનાથી 70% ફાયદો છે मतलब आपको 70% अभी फर्क है उनको ઓપરેશન કર્યું હતું ઢોરો હતો એ પાણી બધું હુકાઈ ગયું 2 બોટલમાં હવે રિપોર્ટ કરવાનો બાકી છે એ રિપોર્ટ થાય ને પછી પાકો ખબર પડે હવે છે કે હાવ નાબૂદ થઈ ગયું तो हमने जैसे देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस औषधि को ग्रहण कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं इस चीज से उनको फर्क हो रहा है उनकी बीमारी उनके शरीर से जा रही है आपको क्या बीमारी थी सर મારા ભાઈ કો પેરાલિસ કાંસકા આવી ગયો હતો અને એને જીભાન બંધ થઈ ગઈ હતી અને ચાલવામાં એ પણ મોડું હતું એટલે અત્યારે આ 5મી બોટલ હું લઈ જાઉં છું ત્યાંથી 70-80% ફેર છે जैसे आप देख रहे हैं कि इनके जो भैया थे उनको पैरालिसिस का अटैक आया था जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहे थे मगर अब ये कह रहे हैं कि यहाँ की दवाई लेने की वजह से अब वो अच्छे से बोल पा रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारे लोग जो हैं यहाँ पर दवाई लेने के लिए आते हैं यहाँ पर तो अब हम फिर से दिनेश जी के साथ जुड़ेंगे और उनसे कहेंगे कि आयुर्वेद का जो इतिहास है थोड़ा उसके ऊपर प्रकाश डालें ताकि हमारे साथ जो इस वक्त जुड़े हुए हैं उनको पता चले इस बारे में कि आयुर्वेद का महत्व क्या है आयुर्वेद का सबसे पहला भगवान श्री ब्रह्मा जी वो असली डॉक्टर थे इन्होंने ये ज्ञान दिया इंद्र को इंद्र इनके पास गए थे ये इंद्र ने ब्रह्मा जी को गुरु बनाकर ये ज्ञान प्राप्त किया इसके साथ साथ ब्रह्मा जी का पुत्र था पुलत्स्य उनका पुत्र था विश्रवा और विश्रवा का पुत्र था रावण लंकेश उसको वारसागत ज्ञान मिला था इसका भी पुस्तक है और इंद्र का भी पुस्तक है इंद्र ने यह ज्ञान भारद्वाज ऋषि को दिया भारद्वाज ऋषि ने अपने 6 शिष्यों को ज्ञान दिया अग्निवेश भरत वगैरह अग्निवेश ने यह तंत्र लेख बनाया और अग्निवेश के बाद यह ज्ञान आया चरक को चरक संहिता यह गुजराती में है सभी भाषा में मिलती है लेकिन ये चरक संहिता है उसमें सब है बाद में ये चरक संहिता से आर्य भी सके चरक संहिता से ये जो अग्निवेश था उसका जो तंत्र लेख है वो तंत्र लेख आर्य अभिषेक में आ गया चरक संहिता थियरी है प्रैक्टिकल ये है थियरी में जो बताया है उसको प्रैक्टिकल वर्षों बाद बना ये मेरे खास पुस्तक है मराठी भाषा में उसका गुजराती अनुवाद है ये 4000 वर्ष पुराना पुस्तक है पुराने जमाने में भारत में सभी प्रकार के इलाज होते थे वर्तमान समय में जो रोग है वो पुराने जमाने में भी था जब मान लीजिए कि ये कोमा वास्तव में शिरोग्रह रोग है शिरोग्रह ऋषि के नाम पर से शिरोग्रह वायु का नाम पड़ा तो शिरोग्रह जो कोमा में आदमी मर जाता है बचता नहीं है लेकिन अमृत पुष्प से हमको रिजल्ट मिला पहला रिजल्ट हमको खोरासा में मिला था डॉक्टर साहब ने बोल दिया था कि ये बच्ची ये लेडीज चली जाएगी लेकिन पड़ोसी के पास मेरा अमृत पुष्प पड़ा था तो हमको बोला कि भाई इसको अमृत पुष्प पिलाए तो अमृत पुष्प पहले 24 घंटों में ये लेडी अच्छी हो गई कोमा में से बाहर आ गई जहाँ डॉक्टर ने बोला था कि मर जाएगी ये तो अच्छी हो गई ऐसा ऐसा इतना एविडेंस मेरे पास है पूरा यूट्यूब अमृत पुष्प द्वारका गुजरात यूट्यूब में है पूरा का पूरा आयुर्वेद का ज्ञान है मेरा और जो रोग अच्छे हुए हैं वो सभी का लाइव वीडियो है लाइव करके मैं ये यूट्यूब में डाल देता हूँ सभी का प्रयोग जो है वो सब अलग अलग प्रकार मान लीजिए कि यहाँ आए मेरे पास कोई दवाई नहीं है मैं सिर्फ इनको पानी पिलाता हूँ अमृत पुष्प 25% देता हूँ 75% मैं इसको हनी पिलाता हूँ जो अमृत पुष्प लेते हैं 12 बूंद तो इसमें 3 बूंद तो अमृत पुष्प का होता है बाकी 9 बूंद तो होता है हनी का मध का तो इनके साथ साथ जो पेशेंट आया है इसमें ज़्यादा किसी को कब्जियत है तो उनके लिए मैं हरडे अजमो मेथी जो घर में है अपने किचन में वही देता हूँ किसी को ऐसी आपने जैसे अभी कहा कि वर्तमान समय में जो रोग चल रहा है मतलब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया त्राहिमाम हो रही है और वैक्सीन आने के बाद भी मतलब लोग कह रहे हैं कि मतलब सरकारी आंकड़े जो हैं बता रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते जा रहे हैं और आपने कहा कि वर्तमान जो अभी कोरोना चल रहा है उसके रिलेटेड भी आपके पास दवाई है तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है वास्तव में कोरोना नामक एक वायरस है सभी प्रकार के वायरस एक लेडीज को था उसी को हमने ये अमृत पुष्प पिलाया था हमारा कमलेश भाई चौहान राजकोट वाले 5 साल पुराना वायरस निकल गया
तो कोरोना वायरस की हैसियत नहीं है कि वो अंदर रहे। मैंने कोरोना वायरस न्यूयॉर्क में निकाल दिया है, लंदन में भी निकाला है, और भारत में मावजी भाई पटेल ने कोरोना वायरस को निकाल कर फेंक दिया, वो अच्छा हो गया। मेरे ख्याल से रखियाल पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर भाटिया साहब को था, वो घर में ही दाखिल रहे थे, उनको भी पिलाया गया, उनके और जो अंदर जमादार लोग थे उसको भी पिलाया, सबको फायदा हुआ है। लेकिन ये यूट्यूब ने हमने डाला मावजी भाई पटेल वाला वीडियो, तो ये यूट्यूब में निकाल दिया गया है, लेकिन वास्तव में मेरे पास ये वीडियो पड़ा है। तो भाटिया साहब थे, उनके लिए गोपाल भाई और दोनों आए थे लेने के लिए, एक को डायबिटीज था मासी को, वो निकल गया। एक तो आप जो ये औषधि देते हैं मरीजों को, उसका आप कुछ चार्ज लेते हैं या फिर आप उनको ऐसे ये चीज प्रोवाइड करते हैं? ऐसा ही चार्ज नहीं लिया जाता, लेकिन जो औषधि है वो मैं अपने खर्च से बनाता हूँ, और बनाने के लिए मैंने कामदार रखा है। ये लोग बनाता है, बेचता है, 100 रुपया मजूरी चार्ज लेता है, और जो मजूरी चार्ज से ज़्यादा कुछ बच गया है तो ये कामदार लोग ही ये कपास या खोड़ मूंगे पशु को खिलाने के लिए ले लेते हैं। यहाँ कोई कमाई की नहीं जाती। और मैंने मेरी मदर को वचन दिया, मेरी मदर की किडनी बिगाड़ दी थी, इसका पूरा का डॉक्यूमेंट मेरे पास है। उसका नाम था पुष्पाबेन, इनकी किडनी बिगाड़ दी मेडिकल साइंस ने, और मुझको स्टर्लिंग वोकाट में जाने के लिए बोला, लेकिन मैंने मेरी मदर को द्वारका ले आया, उनको अच्छी कर दी थी। किडनी बिगड़ गई थी, 3.5 साल मेरे साथ रही। मेरी मदर ने बोला था कि दिनेश ये तो लाखों रुपया मिलेगा तुझको। मैं क्या करती है तू क्या कहना चाहती है? तो बोला कि पहला दान पानी का है, दूसरा दान अनाज का है, तीसरा दान औषध का दान कर तू, तो मेरे पीछे भागवत सप्ताह हो जाएगी। इसलिए मैंने 2012 में मेरी मदर को वचन दिया, इसकी मैं कमाई नहीं करूँगा, लोकार्पण कर दूंगा। ये विज्ञान पूरा मेरे पास साथ था, मेरे साथ मर जाएगा, इसलिए मैंने ये विज्ञान ओपन कर दिया। सब लोग बना सकते हैं, सब लोग बना सकते हैं। आज तो 31 सेंट्रल चल रहा है गुजरात में, एक सिरोही कहाँ पे मतलब आपका जो ये सेंटर है वो कार्यरत है अभी प्रेजेंट के समय में? सभी कार्यरत है। राजस्थान में भी है, पटियाला में है, पंजाब में हमारी नज़र है, वहाँ कैंसर बहुत है, लंदन में भी है, अभी अमेरिका में भी है, सभी जगह है, सब बनाते हैं, आप भी बना सकते हैं। ओके, तो आपको क्यों आयुर्वेद के प्रति इतना लगाव हुआ और आपने इसका ज्ञान कहाँ से इतना हासिल किया आपने? कई वर्षों से ये स्टडी कर रहा था कि अमेरिका में ज़्यादा हर्बल है, ब्रिटेन में 18% है, और चाइना में 13% है, हमारे भारत में 2.5% हर्बल है। तो ऐसा कुछ हर्बल बनाना चाहिए, क्योंकि जो मेडिकल साइंस इंजेक्शन देता है वो हर्बल की तरह होता है। तो ऐसा हर्बल बनाऊँ मैं कि बॉडी पूरी नेट एंड क्लीन हो जाए। मैंने PM देखा था 73 में, मैं जब ट्रेजरी में क्लार्क था, इसके पहले मैं मरीन बायोलॉजिकल रिसर्च स्टेशन में था, तो मैंने आतर देखा था, वो अच्छा चोखा था, लेकिन सभी जगह पर झारा लगा था, कपड़ा ब्लैक। तो डॉक्टर साहब थे उसी वक्त, बेरा साहब थे, द्वारका का बढ़िया डॉक्टर, वो ये क्यों बिगड़ा हुआ है, ये काला क्या है? ये टॉक्सिन्स है, ये बाहर नहीं निकलता, अपने साथ ही जाता है शरीर के साथ। बस उसी वक्त मुझे दिमाग में लगा कि मेरे एक टॉक्सिन्स निकालने का साइट बनाऊँ, बॉडी नेट एंड क्लीन कर दूँ मैं, वही मेरा विज्ञान है। आप पी सकते हैं, रोगी पी सकते हैं, निरोगी पी सकते हैं, किसी की कोई आड असर नहीं है। यदि परहेजी रखोगे तो 100% फायदा होगा, नहीं रखोगे तो पानी की तरह निकल जाएगा बाहर। हमेशा ये कहते रहे कि अगर आप कोई आयुर्वेद का अगर उपचार ले रहे हैं तो खान पान जो होता है उसके तहत हमको थोड़ा परहेज रखना पड़ता है, और ये जो आप औषधि देते हैं और उसे ग्रहण कैसे, उसे कैसे मतलब हमें लेना है, तो आप उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें आप। देखिए ये औषधि ठंडी औषधि है, ये मैं बोतल में लगा दी, यहाँ सील है, यहाँ तो हनी डालने का है, ये 25% है। हनी डालने के बाद सील लगा के 100 बार घुमाने का है। फिर रात को सोते वक्त पहले दिन सुई गर्म करके इसमें काना लगा के इस तरह हाथ पे रखकर 50 बार चलाने के बाद इसको 15 ड्रॉप, 10 ड्रॉप, 1 ड्रॉप, बालक को मैं 1 ड्रॉप देता हूँ। 2-3 साल का बालक आता है हमारे पास, तो अच्छा हो जाता है। इसमें 11 औषधि है, किसी को कुछ बाहर की चीज देने की जरूरत नहीं पड़ती। यही मतलब ये पूर्ण रूप से शाकाहारी है कि इसमें आप और भी कोई अन्य तत्व मिलाते हैं आप? पूर्ण रूप से शाकाहारी। अपना जो गड़ा आता है, लीप का गड़ा, राष्ट्रीय औषधि जारी किया गवर्नमेंट ने, वही मेन है इसमें, क्योंकि इंद्र ने अमृत सृष्टि की थी, उसमें नीम का गला था। यही है, सभी औषधि निर्दोष औषधि है, रोगी पी सकता है, निरोगी पी सकते हैं। मेरा इरादा पूरा भारत में अमृत पुष्प पिलाने का है। मैं ये लाइव से गारंटी देता हूँ, यदि पूरा भारत में अमृत पुष्प फैल गया तो जो बीमार लोग हैं दुनिया में, भारत में जो लोग बीमार है, पड़े हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, वो खड़ा हो जाएगा 4 दिन में।
4 दिन में बड़ा सा बड़ा रोगी अच्छा लगने लगेगा, खड़ा हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, मेडिकल साइंस और आयुर्वेद का अमृत पुष्प का समन्वय किया जाए तो मेडिकल साइंस में जो जो हॉस्पिटलों में लोग पड़े हैं वो 4-5 दिन में खड़े होकर बाहर चला जाएगा, लेकिन डॉक्टर साहब को नुकसान होगा कमाई में। लेकिन यदि मेडिकल साइंस में अमृत पुष्प रखा जाए और दर्दी को दिया जाए तो 100% वो मेडिकल साइंस में जो पड़े हैं बिस्तर पर वो खड़ा होकर बाहर चला जाएगा। ऐसी इसमें ताकत आ जाएगी, इसमें हेमोग्लोबिन बढ़ जाता है, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। आपका जो ये औषधि है उसका मतलब जैसे होता है कि मेडिसिन लेने का एक परफेक्ट टाइम होता है कि भाई आपको खाने के बाद लेना है या सुबह उठ के लेना है आपको, तो इसको कैसे लेना है? ये रात को सोते वक्त। क्यों? ये सवाल है बड़ा। जब रात को सो जाते हैं ना तो अंदर जो गिरा है ना मैंने वो पोटेशियम है। पोटेशियम है, इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इसके साथ ऑक्सीजन है, वो ब्लड में घुसता है पोटेशियम। जहाँ जहाँ डस्ट और कचरा जमा पड़ा है उसके ऊपर ये टक्कर लगाता है पोटेशियम। पोटेशियम की टक्कर से अंदर जो टॉक्सिस है वो गिर जाएंगे और जो प्राणवायु ऑक्सीजन है ब्लड में, ये ऑक्सीजन में गिराता हूँ, ये ऑक्सीजन से टॉक्सिस जल जाएगा, राख हो जाएगी और यूरिन के जरिए ब्लड में से फ्लड में आकर निकल जाएगा, सब बाहर निकल जाता है। ये है कि मतलब कई सारे लोग ये कहते हैं कि मतलब आयुर्वेद का जो उपचार है वो शरीर के लिए हानिकारक साबित होता है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? इसके ऊपर कहने के लिए मैं रावण को, लंकेश को याद करता हूँ। इतना समझदार था, आज तक हम लोग लंकेश को जलाते ही आ रहे, जलाते। अरे इसके पास ज्ञान था कि एक बूंद पिलाता था, आज क्या पिलाता है? पूरा का पूरा डोज लगा देते, टिकड़ियाँ लगा देते। तो ज़्यादा औषधियाँ, ज़्यादा औषधि हानिकारक है, ये बात सही है। कम से कम 1 ड्रॉप से चलता है तो 2 ड्रॉप नहीं देना चाहिए, क्योंकि बॉडी जो है लंकेश के समय में जो बॉडी वाले थे वो झाड़ को, वृक्ष को उखाड़ कर फेंक देने वाले को ये महावैज्ञानिक लंकेश बूंद पिलाता था। तो आज क्या है? आज तो हड्डी पसली दिखाई देती है, रेडिएशन के मोह सेक डोज, आधा आदमी मर जाता है। इसलिए कम से कम सभी औषधियों को, मैं मेडिकल को भी बोलता हूँ, आयुर्वेद को, सभी प्रकार के औषधि नुकसानकारक है। यदि प्राणायाम से चलेगा तो रामदेव जी महाराज सही है, दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं है, प्राणायाम करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है कुंभक करो, कोई करता नहीं है। कुंभक कोई लगाता नहीं है, तरह कोई नहीं करता। 3 बार करो, ये 2-3 दिन में आप अच्छे हो जाएगा। इसलिए औषधि को मैं मानता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं, कम से कम औषधि से आदमी को अच्छा रहना चाहिए। ज़्यादा औषधियाँ नुकसान करता है, किडनी भी बिगाड़ देता है। तो आपके पास कितनी पुस्तकें हैं मतलब आयुर्वेद से रिलेटेड कि जो आयुर्वेद का ज्ञान देती हैं, तो कितनी पुस्तकें आप, और आपने अभी तक कितनी पढ़ चुके हैं उसमें से आप? आज तक ये पुस्तकें पढ़ी है। पहला तो मैंने ये चरक संहिता पढ़ा था, सारंग संहिता, आर्य अभिषेक, सुश्रुत संहिता और रामदेव जी महाराज का विज्ञान वाला पुस्तक, सभी प्रकार के पुस्तक रामदेव जी महाराज ने जो बनाए बाहर भी रखे वो सभी मैंने पढ़ा। लेकिन मुझे अच्छा लगा चरक संहिता, जो ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त किया था इंद्र ने, वही पहला विज्ञान चरक संहिता में है। लेकिन इनको कोई समझता नहीं, ये थियरी है। ये थियरी को प्रैक्टिकल में बनाने के लिए आर्य अभिषेक यानी हिंदुस्तान का वैधराज, ये सभी को पढ़ना चाहिए, घर में रखना चाहिए। और सारे पुस्तक जो मैंने पढ़े, हरिहर पुस्तकालय टावर रोड सूरत, वहीं से जो पुस्तक मुझे मिला वो भी पढ़ा मैं। बाबा सिद्दीकी पौड़ में पुस्तक मेला है सूरत में, वही भी मैंने पढ़ा। न जाने कितने पुस्तक मैंने वकीलात के साथ साथ पढ़े, मुझे याद नहीं, इतना पुस्तक मैंने पढ़ा। तो आपने इसके साथ वकीलात भी की है और उसके बाद आपने इस चीज़ के ऊपर अपना रिसर्च वर्क शुरू किया? पहले मैं मरीन बायोलॉजिकल रिसर्च स्टेशन फिशरीज डिपार्टमेंट ओखा में फिश के ऊपर रिसर्च करते थे, वहीं पर मैंने ड्यूटी बजाई। बाद में मैं चला गया ट्रेजरी में। बाद में मैंने ये रिजाइन करके LLB किया और LLB करने के साथ 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 और 73 वाला याद आ गया नड़ा, वो मैंने PM देखा था। बस वहीं से मैंने 83 से ये शुरू किया और आज तक चल रहा है। इसका फ़ायदा अब आज मिलता है। एक आखिरी सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगी कि इस आगे बढ़ते समाज के साथ लोग आगे भी बढ़ रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं ये है कि आयुर्वेद जो है पीछे छूटता जा रहा है। तो आप इस आगे बढ़ती जनरेशन को, इस पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे आप कि आयुर्वेद पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं? आयुर्वेद पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन जो ये विज्ञान है मैं अपने पास रखता, किसी को दिखाता नहीं है क्या चीज़ है। तो रोजाना मुझको 4-5 लाख रुपया मिलता है, लेकिन मैंने ये पब्लिक ओपन करके लोगों को समझाया, सिखाया। आप घर घर बनाओ अमृत पुष्प, ये लोग आए सब अमृत पुष्प बनाओ। मेरे बहन जो नैना मेरे लोग BA BEd MA संस्कृत शास्त्री है, पूरा का पूरा संस्कृत भी पढ़ा है, वो भी ये लाइन को लाइव करके बताया कि कैसे अमृत पुष्प पकाना चाहिए। ये बहन जी ने बताया 15-20 दिन पहले, लोग बनाने लगे हैं। इनका वीडियो देखकर लोग बनाते हैं, मेरे पास आते हैं, मैं देखता हूँ, चखता हूँ,
तो अच्छा बनता है। लोग यदि बनाने लगेंगे तो ये लोग बनाएगा तो 3-4 लोगों को फायदा होगा। इस तरह मैं ये पूरा भारत में फैलाना मांगता हूँ। मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, लेकिन लोगों को बनाने की छुट्टी है। डोनेशन आपने अपनी मतलब जो ये सेवा संस्था जो लोगों के लिए कार्यरत है उसको आपने रजिस्ट्रेशन उसका करवा लिया है आपने? FSI में रजिस्टर हो गया, फेसबुक पर डाला है, ट्रेडमार्क मिल गया। लेकिन मैं मालिक हूँ, इसलिए मैंने ट्रेडमार्क इसलिए लिया कि ये जो ज्ञान विज्ञान है ये भविष्य में पूरी दुनिया को मालूम पड़ेगा तो ये विज्ञान जो उठा ला जाएगा और कोई और बोलेगा कि हम इनके मालिक है। इसलिए मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। लेकिन लोगों के लिए ये फ्री है, बनाए सब लोग, डोनेशन करो, बेचना नहीं, डोनेशन के लिए। मैंने भी डोनेशन। जैसे अभी आपने कहा कि बाहर के देशों में आयुर्वेद का जो उपयोग है ज़्यादा है और भारत में कम है इसका, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? भारत में ज़्यादातर लोगों पॉलिटिक्स में पड़ रहे हैं। बच्चा भी देखो तो पॉलिटिक्स की बात करता है, कोई आयुर्वेदिक की बात करना नहीं मांगता है। मैं यहाँ देखता हूँ 2 साल का बच्चा, उनके माता पिता बोलते हैं भाई इसको क्यों हो गया कैंसर, ब्लड में कैंसर क्यों हुआ। तो यदि से मैं उसको समझा दूँ कि आप अपनी वाइफ को फास्ट फूड खिलाना बंद कर दो तो बच्चा अच्छा हो जाएगा। आप आयुर्वेदिक में चले जाओ, एलोपैथिक में कैंसर का ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करेगा 2 साल के बच्चे का क्या होगा। ज़्यादातर फास्ट फूड खाने से वायु बढ़ता है। वायु कुदरती पोषण में आता है मदर के, और वायु वाला कुदरती पोषण बचा लेता है तो बच्चे को वायु हो जाता है, वायु के गड्ढे हो जाते हैं, ब्रेन में आते हैं तो ब्रेन ट्यूमर होता है बच्चे को, ब्लड में आता अब है। यही है कि आप समाज को मतलब आयुर्वेद का क्या संदेश देना चाहते हैं आखिर में? बस ये आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, अपनी अगली पीढ़ी निर्मालिया न बने, इसलिए सभी बच्चे को मक्खन खिलाओ, बाजरे की रोटी खिलाओ, उनके ऊपर मक्खन डाल के खिलाओ, हनी का उपयोग करो। जिस तरह हनी का उपयोग किया था देवानंद साहब ने, मैं उसको मिला हुआ हूँ। हनी खाएंगे तो आप फुर्ती में रहेंगे, आपके ब्लड में टॉक्सिस नहीं रहेगा। मेरा तो ये संदेश है, बच्चे को अभी से, आज से, और सब लोगों को फास्ट फूड छोड़ना चाहिए। पूरा का पूरा आयुर्वेदिक पद्धति से बाजरे की रोटी, मक्खन, घी वगैरह खिलाना चाहिए। ये सब मैगी छोड़ देना चाहिए, नहीं तो मैगी जैसा ही बच्चा बनेगा, निर्मालीय प्रजा बनेगी। यदि आयुर्वेदिक के सिद्धांत के अनुसार जो अपने खान पान सुधारेंगे नहीं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि गली गली में निर्मालीय प्रजा होगी। सशक्त प्रजा बनाने के लिए पूरा का पूरा आयुर्वेदिक अपनाना चाहिए, खान पान भी सुधारना चाहिए, फास्ट फूड बंद करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ अभी पीछा खाएगा तो पीछा निकल जाएगा, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। ये बोगस है खान पान, ये आयुर्वेदिक के विरुद्ध में है। आपको आयुर्वेदिक औषधियाँ लेनी चाहिए और आयुर्वेदिक पद्धति से खाना बनाना चाहिए। बुधवार को मग बनाते हैं, शनिवार को अड़द बनाते हैं, सभी प्रकार का अनाज अपने बॉडी में जाना चाहिए। लेकिन फास्ट फूड, सुबह फास्ट फूड, शाम को चले जाते हैं ब्रेड खाने के लिए, क्या होगा? ब्रेड खाने के बाद पत्नी बोलेगी हमको आइसक्रीम खिला दो, अरे ब्रेड में तो कांदा है, अभी आइसक्रीम खाएगी तो कोट निकल जाएगा। अभी पूछता है लोग मुझे ये सफ़ेद दाग वाला दर्द निकाल दो ना भाई। आप जब तक फास्ट फूड नहीं छोड़ेंगे तो सारा का सारा प्रजा ये सब बोर्ड वाली बनेगी। तो ये थी एक छोटी सी मुलाकात दिनेश विठलानी के साथ, और एक हमारी छोटी सी कोशिश के आयुर्वेद का इतिहास के ऊपर थोड़ा प्रकाश डाले हम। तो अब मैं जनीशा दीक्षित आप सबसे अलविदा लूंगी। कैमरामैन आकाश विठलानी के साथ जनीशा दीक्षित, गुजरात 24 न्यूज़।